कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था, अभी भी उधर की याद भूली नहीं है। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। यह परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई मेरे ख्याल से वो तीनों प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। चेक कर लेना। हाल में जो चुनाव हुए उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, अन्य दलों की स्थिति है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जब लोकसभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के 260 सदस्य सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर 136 रह गई। ये जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब करीब आधी संख्या रह गई। वाम मोर्चा 57 से 52 पर आ गया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है। बिहार में भी घटी है। बिहार में जनता दल पहले 56 था इस सदन में और अभी 44 है, अभी 44 है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी समता समिति के साथ चुनाव लड़ी और लोकसभा के चुनाव में भारी सफलता मिली है। कांग्रेस की संख्या केवल यही कम नहीं हुई, अनेक विधानसभाओं में कांग्रेस ने जनविश्वास खो दिया। नहीं, पहले जो वहां अन्य दलों की सरकारें बनी हैं। ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये किस बात का संकेत है? ये भी बात ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए जो दल एक हो रहे हैं, वो चुनाव में अलग अलग लड़े थे
एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ, आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा। इस गठबंधन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है? इतने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे किसे क्यों बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया। कुछ लोगों की नींद हराम हो गई, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे? क्या वो कांग्रेस को बुलाते जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वो एक भानुमति के कुनबे को बुलाते जो तब तक कुनबा जला नहीं था? राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि इस मामले में सारा सदन साथ हो। राष्ट्रपति महोदय ने मुझे 31 तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है। 31 तारीख तक, आज ये 27 तारीख है। हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 को ये प्रस्ताव ला सकते थे, ये जो हमें निर्देश दिया गया उसके अनुसार होता। लेकिन हम 27 को विश्वास मत लेकर आपके सामने खड़े हैं क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, और ये इनके इन प्रकार बहुमत बनाना ये हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें, इस सदन में नहीं, एक आध टोका टोकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका रोकी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं, अभी 3 दिन बाकी है और पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट की खरीद, पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता,
लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में नैतिक व्यवस्था। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वो ईमानदारी से गठबंधन करते, विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बना हुआ गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ हो खुले में हो, जो कुछ हो सबके सामने हो, पारदर्शी प्रामाणिकता। दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आए, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपए जमा किया जाए, इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 77 का और 89 का फिर से न दोहराया जाए। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है? ये संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि वो समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। ये ट्रावनकोर से चलने वाला सिलसिला है। अब अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक इतिहास कुछ कहानी कहता है। जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं वो भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं जिन मुद्दों का राष्ट्र जीवन के साथ कोई गहरा संबंध नहीं। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तब तो ये देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के, अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं। मैं इसका अपवाद नहीं हूं, मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं। यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। हमने करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। ये तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मर्यादा में रहना चाहिए। वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। ये तो नहीं हुआ, पिछले 5 साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आगे ऐसा होगा, इसका विश्वास है? अगर यूनाइटेड फ्रंट कोई कार्यक्रम लेकर आए और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाए
कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण पुराने कट अनुभव दोहराने नहीं दिए जाएंगे, तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है। अन्यथा लोग बड़े दुखी हैं, अस्थिरता की आशंका है, देश के भविष्य के बारे में चिंता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे, मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था। ये 29 मई का मेरा भाषण है। मैंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं सभापति जी, कि स्वतंत्रता के नेहरू जी सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे नायक थे, आज वह भी विपदग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, अपने आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। ये एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए, जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ हो, समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की स्थापना में अपना योग दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि करने में सफल नहीं होंगे। यहां मेरा उद्धरण समाप्त होता है। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए, और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आज़ादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, यहां पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। कहां जाता है? किसकी जेब भरी जाती है? किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं। विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए,
तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है। रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दलीय काम नहीं कर सकता। हाँ, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते, लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सकी। हमारा विदेशी व्यापार कितना घट गया है। शताब्दी के प्रारंभ में 10% था, फिर बाद में 2.5% रह गया और अब 0.5%। ये वस्तुस्थिति है, ये आलोचना के लिए नहीं कही जाती। दुनिया वाले हमें अलग अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते। हमारे पड़ोसी हमें भेद नहीं करते। हम कभी विफल होते हैं, दुनिया हंसती है। हमारे पड़ोसी हम पर छींटाकशी करते हैं। थोड़ा बहुत हम लड़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ना चाहिए। मुंडे मुंडे मतिर भंडा, अपनी बात निर्भीकता से कहना चाहिए। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता, और उसमें है राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार फैलते फैलते नीचे किस हद तक गया है? हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया। जांच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कोई सीमा नहीं। अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी तो उनके पास अफसर आए और जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते थे। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने किसको छांटा, उन्होंने किसकी नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूं। आज देश में बिजली की कमी है। हम विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा होना चाहिए इसका प्रबंध नहीं कर पा रहे। मुझे बताया गया कि कोई मुख्यमंत्रियों की समिति बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी, मगर राय नहीं बनी। राय इसलिए नहीं बनी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि देश का हित गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया। 8वीं योजना के अंतर्गत 33,000 किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था, मेगावाट, और अभी तक मुझे जो आंकड़े मिले उनके अनुसार 13,000 मेगावाट तक बिजली हम जोड़ सके, क्षमता नहीं जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो रही है। मैं बिहार में गया था तो चुनाव के दौरे में बिहार के लोगों ने बताया, नीतीश जी ने बताया, 4 दिन हफ्ते में बिजली नहीं है।
मैं नहीं जानता ये कहां तक थे। हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम लोगों को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी करें। क्या ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं करती? क्या ये दलगत राजनीति की मांग करती? हमने तो 10 दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर उंगली उठाई जा सके, और अगर हमें 5 साल मिले तो हम ऐसा शासन देकर जाएंगे जिसमें दाग, एक भी दाग ढूंढना मुश्किल है। लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, व्यवस्था का सवाल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम चुनाव सुधार के काम को हाथ में लेंगे। यह मामला लटक रहा है, बरसों से लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है। बदलने की जरूरत है। गोस्वामी कमेटी बनी, स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। पिछले अधिवेशन में, लोकसभा के पिछले अधिवेशन में, जब पुरानी सरकार थी, गृह मंत्री चव्हाण ने विरोधी दलों की नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धांततः पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया, कैबिनेट के पास गया है, हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। क्या हुआ? उस प्रस्ताव का क्या हुआ? कैबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारे चुनाव प्रणाली के दोष दूर हो जाएंगे, ये मैं दावा नहीं करता। उसके भी कई पहलू हैं, मगर एक कदम था, उसको उठाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मित्रों का जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली है, महंगी प्रणाली है, उसमें स्वार्थ है, ये चलने दो, ये तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्वयं उठाएं तो आपको साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए। बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगेगा, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है? बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति, इस मामले में नहीं। इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता था। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे। जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वो ठीक नहीं छपा तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है।
अब ये कर्मयोग की स्थिति, कैसे देश चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, तो झंझट मोल लेना क्या ठीक है, कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद द्वारा तय होना चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती? एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए, हम करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। इस देश की जनता के साथ ये अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर आज त्रिशंकु संसद है तो उसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सकते। कभी कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए, क्या होगा, ऐसा ही चलेगा, को नृप हो हमें का हानि, ये मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाए, जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाए। बने तो कार्यक्रम के आधार पर बने और देश को यह आश्वासन देने के बाद बने कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब लोगों को अन्याय के लिए ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह नहीं मिले। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया हमें क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रमों, अपनी नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपने नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है, मुझे लगता है बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, उस भाषण में कौन सी बात ऐतराज के लायक है? क्या इस बात का ध्यान रखकर क्या जो भी फैसले होना चाहिए वह आम सहमति से होना चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए
कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आज इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। लेकिन अगर नहीं होता, मान लीजिए बात नहीं मानी जाती, तो हम ये बात कह रहे हैं जो संविधान में लिखी है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, तो हमें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हम संप्रदायवादी इसलिए कह रहे हैं। इस सवाल का सांप्रदायिकता के साथ क्या संबंध? और मुझे बहुत दुख हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी कहीं गए थे उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिए, और वे मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, और जैसा अखबारों में छपा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं। मेरी क्या औकात है? भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसंद है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वो सबसे बड़े प्रतिनिधि। I don't know why the Prime Minister is misquoting me, sir. What I said was, right from Indira Gandhi's days, there was a clear announcement from the Government of India here in this House that the personal law of a section of people, any section of people, will not be changed without consulting them and taking their consent, against their consent. This is exactly what I said at that meeting. अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है उसको तैयार किया जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए सहज है, स्वाभाविक है, मगर किसी के हाथ में वीटो नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज गतिशील है, हिंदू समाज में परिवर्तन हुए, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, स्मृतियां बदली हैं, और आज जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं वो है हमारा संविधान, और उसके निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर। जड़ समाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ये इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता, उदाहरण देना चाहता हूं।
हमारे पड़ोसी देश से, प्रधानमंत्री जी इस विषय पे ज्यादा ना बोलें। ठीक है, इस्लामिक लॉ इज अ डिवाइन लॉ व्हिच कैन नॉट बी चेंज। जबरदस्ती कोई कानून नहीं लाया जा सकता इस सदन में, किसी की जात पर इतना दबाव नहीं डाला जा सकता, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है। अध्यक्ष महोदय, आप क्यों कहते हैं, बैठिए। मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूरब में हमारे एक पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में गैर कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है, पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला जाए, वो एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन चोरी छिपे आए, अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते से आए, झाड़ों के झुरमुट में छिपकर आए और लाखों की संख्या में आए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्रालय की नहीं, लोग आ रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट है। अब उनके इस बात के लिए आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिए। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शे वाले थे वो शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के आने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आने वाले अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब ये कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, मुंह चुप रहो, और पार्टियां क्यों नहीं बोलती, मेरी समझ में नहीं आता। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक है, पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन ये समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो देश के हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते। ये बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए। Certain measures has to be adopted for that. For illegal entry, measures has to be adopted. अध्यक्ष महोदय, Prime Minister, you started very well, and I will expect, keeping your track record, you should confine to confidence motion. You have not brought any controversy in the presidential year also. You cannot bring it. It will be better. I am just appealing to you, because then we have to put on. I have to change my speaker. We have to bring analogy. It is better if you can avoid it. No, you change whatever you like. You listen to the truth. मिस्टर, Yes, that is the truth. That is what you are saying. All the time. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं, और जब करीमगंज में बांग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको रिपोर्ट इसकी मिली होगी। वो हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो लोगों में व्याप्त आशंका
उसका प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए क्योंकि उनमें मन में ये भाव है कि आना ये रुकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आना ये हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था, मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक है। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरे आप ये तो बोलो लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब ये बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है। इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर सहयोग मिले। अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति बेगुनाह शहरियों को पर जुल्म ढाया जाता है, ये गलत है। और आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है जिसके प्रेसिडेंट ने और ये कहा है और अपने काडर को मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्म सितम ढाओ। ये ऐसा करने को उन्होंने कम्युनल मामला बनाया है। सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ दिया जा रहा है। अगर अध्यक्ष महोदय जो विदेशी है, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का उल्लंघन करके आते हैं, उन कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए। भारत के नागरिक के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहाँ के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से बसे हुए हैं, उनको इस आधार पर, और बंगाली मुसलमानों को भी, बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं और उनको निकालने का सवाल नहीं है। उनके निकालने के हम पक्ष में नहीं है। ये हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था, मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक है। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरे आप ये तो बोलो लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब ये बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है। इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर सहयोग मिले। अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति बेगुनाह शहरियों को पर जुल्म ढाया जाता है, ये गलत है। और आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है जिसके प्रेसिडेंट ने और ये कहा है और अपने काडर को मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्म सितम ढाओ। ये ऐसा करने को उन्होंने कम्युनल मामला बनाया है। सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ दिया जा रहा है। अगर अध्यक्ष महोदय जो विदेशी है, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का उल्लंघन करके आते हैं, उन कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए। भारत के नागरिक के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहाँ के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से बसे हुए हैं, उनको इस आधार पर, और बंगाली मुसलमानों को भी, बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं और उनको निकालने का सवाल नहीं है। उनके निकालने के हम पक्ष में नहीं है।
बंबई के अंदर ये हाल हुआ है कि बंगाली जबान नहीं बोल सकता, बंगाली इबारत नहीं बोल सकता, और यहाँ आकर ये तमाम बातें हैं जो की जा रही हैं। हकीकत समझने की ताकत नहीं, उनको हुकूमत करने की जुर्रत नहीं हो सकती। Prime Minister has yielded to Mr. Patnaik, not orders. अध्यक्ष महोदय, कोई पक्ष के बारे में अध्यक्ष महोदय यहाँ कोई गलत बात की जाएगी तो एक तो उनको अगर कुछ ऐसी बात करनी है तो नाम लेके बोले, हकीकत की पेश करे, उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे ढंग से उन्होंने ऐसा बात करा इस सदन में, इस सदन का अवमान है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री जी, you started so well. You started so well on your line of persuasion. Many of us thought that we'll go and join you. Huh? But you no. But in the meantime, you touched on points which defrayed us from joining. Do you realize what you have done? Why you have done it? When you talk of secularism and non-secularism, you are propagating the voice of non-secularism, and why? That was not your intention. Why have you done it? अध्यक्ष जी, जिस मुंबई शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे मुंबई शहर में, सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाकर मैं आया हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर जैसा स्वस्थ दंगा मुक्त शहर इस साल में कोई दूसरा नहीं है। हमने बंगाली को नहीं निकाला है, बंगाल से जो पाकिस्तान विदेशी आए हैं उनको हमने निकाला है, और उनका निकालना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, वही हम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद हो, बात करना तो विवाद नहीं, लेकिन अगर कोई ठेकेदारी, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था कि आखिर हम नॉन सेक्युलर हैं, किस लिए हमें नॉन सेक्युलर कहा जाता है? यही मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे हम उठाते हैं, क्या बात है, तुम्हें क्यों रोकने की जरूरत? देश के हित में उठाते हैं, उनसे किसी का मतभेद हो सकता है। अब सांप्रदायिकता के साथ देश के भीतर जातीयता का जहर जिस तरह से फैलाया जा रहा है, वो क्या सांप्रदायिकता से कम घातक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो उसकी बात करने से गठबंधन में कठिनाई पैदा होती है, उसकी बात करने से सत्ता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने सहयोगी श्री बीजू पटनायक ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। मैं
मैं मैं चाहता हूं सेक्युलरिज्म के बारे में जरा खुला दिमाग रखकर और गंभीरता से विचार हो। मुझे याद है, क्यों नहीं, तुम्हें क्या घबराहट है बिजू? क्यों घबराते हो बिजू? क्या किस्सा है वो? तुम्हें बोलने का है, वो सब। भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा मौके पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम संविधान की सेक्युलर की निष्ठा से, सेक्युलर के निर्देश से बंधे हुए। राज्य सेक्युलर होना चाहिए। भारत में राज्य हमेशा सेक्युलर रहा है, भविष्य में भी सेक्युलर ढांचे को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। ये बात समझनी चाहिए। ये कोई कसौटी नहीं है सेक्युलर की। मंडल जी, इस तरह के सवाल मत पूछिए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। मैं इस स्थिति में नहीं बोल सकता। अध्यक्ष महोदय, भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। 1947 में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ये राष्ट्र है। और इसलिए सेक्युलरवाद और या सेक्युलरवाद की भावना, जब संविधान परिषद बैठी थी, इस प्रश्न पर चर्चा कर रही थी, तब भी सेक्युलर का अर्थ क्या है इसके बारे में अलग अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया जब देश में इमरजेंसी लगी थी, 76 में जेलों में बंद थे, विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, तब संविधान में संशोधन किया। पहले धारणा ये थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ साथ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी मैंने ध्यान से पढ़ी है। कांग्रेस के हर वक्ता ने और विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा सेक्युलरिज्म पश्चिम के सेक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्मों का देश है और सेक्युलर का अर्थ यह है कि किसी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिंदू चिंतन का निचोड़ है, यह हमारी अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मतें, अनेक मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। या ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया।
किसी को पत्थर मारकर दुनिया से नहीं उठाया गया। ये सहिष्णुता देश की मिट्टी में है। हर एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। और अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है। ये अनेकांतवाद का देश है। इसको नहीं गिराया गया। देखिए, बिजू पटनायक ने मुझे वो मामला उठाने से रोका है। अब ये मुझे उत्तेजित कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, मंदिर ही गिराए गए, मस्जिद नहीं गिराई गई। यही तो मुश्किल है। लेकिन हम ये अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है। आप तो हमको पहले से संप्रदायवादी कह रहे हो, पहले से सेक्युलर विरोधी कह रहे हो, क्योंकि आपका प्रचार राजनीतिक है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। और अगर आप संप्रदाय नहीं है तो आपने कितने मुस्लिमों को एमपी बनाया? अध्यक्ष महोदय, ये एक प्राचीन देश है, इसकी एक जीवन धारा है, वो संप्रदाय से जुड़ी नहीं है। वो जीवन धारा सैकड़ों साल से चली आई है। उसके निर्माण में सबने योगदान दिया। तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? देश असांप्रदायिक रहे, भारत मजहबी राज्य न बने, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं, जो चर्चा को उत्तेजन देते हैं, मगर चर्चा एक व्यवस्था से होना चाहिए, चर्चा एक तरीके से होना चाहिए। अब मुझे बार बार टोका जाएगा तो मैं तो अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। और अगर आप, क्योंकि संख्या में ज़्यादा ये फैसला करके आए हैं, क्या आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है कि जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती, और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी। इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है। इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी।
न उठेगी, न उठना चाहिए, और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको आश्वासन देना चाहते हैं, भारत सेक्युलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ोसी देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? ये 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वो सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है? आज जीवन की धारा क्या है? मुझे याद है, देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। दीक्षांत समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। कोट, आई हैव सेड that I am proud of my inheritance and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? Do you feel that you are sharer in it and inheritor in it and therefore proud of something that belongs to you as much as to me? Or do you feel alien to it? Pass it without understanding that strange thrill which comes from the realization that we are the trustee and inheritors of this vast treasure. You are Muslim and I am Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none, but that does not take away from the inheritance. Take away from that inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together. Why should the present or the future divide us in split? ये नेहरू जी के विचार हैं। अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातन पंथी होने का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है, और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुले रखते हैं, मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूरी से खड़े रहते हैं। क्या इस कॉमन इनहेरिटेंस, एक कल्चरल इनहेरिटेंस नहीं सकेंगे, इसकी स्वीकृति है? क्या जो अतीत है उसमें अभिमान है? बहुत से विदेशी आए, लोगों को शरण मिली, हमने निर्दोष आने वालों को, उजड़ कर आने वालों को वापस नहीं किया। भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश छोड़कर उत्पीड़न का शिकार होकर यहां आए, उन्हें जगह मिली। भारत में पहली मस्जिद केरल में बनी हिंदू राजा की अनुमति से। भारत में चर्च भी केरल में बना, पहला चर्च केरल में बना, वो भी अनुमति से। ये हमारे रक्त का रंग है, ये जीवन की घुट्टी है। मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको छूट होना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है।
इसलिए लोगों के मन में शंकाएं उठ रही हैं। उन शंकाओं का आप तो निराकरण नहीं करेंगे कि आप तो वोट की राजनीति में पड़े। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रश्नों पर भी एक राय बनाई जाए। जब शाहबानो का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ, एक राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाया गया। प्राइम मिनिस्टर, would you like to conclude before the lunch? Because it's 5 minutes now, or you would like to? देखिए, मैं 5 That's why मैंने कहा। अध्यक्ष महोदय 5 मिनट तो पर्याप्त नहीं होंगे। No, you finish your lunch, then we will go beyond. अध्यक्ष महोदय, इस पर गंभीर बहस नहीं हुई है, होना चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ लें, इस देश में हिंदू बहुसंख्या में हैं, मगर उनमें एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा विकसित हो रहा है। माइनॉरिटी में अगर कॉम्प्लेक्स हो, मैं समझ सकता हूं, जो संख्या में कम है वो संरक्षण की बात करें, संरक्षण मिलना चाहिए, ये राजधर्म है। और इसलिए जहां हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देते हैं, वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की हिफाजत की रक्षा होनी चाहिए। मैं उल्लेख कर रहा था विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर आए, उनके भारत आने की, और जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित होकर देश के और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं, आतंकवाद से पीड़ित, मगर उनके बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे, और इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिए जाएंगे। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनका तो कोई अपराध नहीं है। कश्मीर में प्लीज कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब चिंतक मिले, तो फिर सूफी विचारधारा पनपी। और मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते हैं, तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं। यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं, और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकम है, अमरनाथ में मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। अब ये परंपरा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है, सीमा के पार से भी हो रहा है। आके चरारे शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया गया? उन आतंकवादियों को यह पसंद नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, केसर की क्यारियों में सूफी मत फैले। वो नहीं चाहते कि भारत के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बनाए, उसमें कुछ क्षेत्रों में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत में अस्थिरता आ जाएगी, और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जाएगा।
मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन हम हजम करेंगे, जो भी परिवर्तन आएंगे उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे, मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह रक्षा करेंगे। संरक्षण मिलना चाहिए, ये राजधर्म है, और इसलिए जहां हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देते हैं वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की हिफाजत की रक्षा होनी चाहिए। मैं उल्लेख कर रहा था विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर आए उनके भारत आने की, और जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित होकर देश के और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान भी हैं, आतंकवाद से पीड़ित, मगर उनके बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे और इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिए जाएंगे। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनका तो कोई अपराध नहीं है। कश्मीर में कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब चिंतक मिले, तब सूफी विचारधारा पनपी। और मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते हैं तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं। यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकम है, अमरनाथ में मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। अब ये परंपरा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है, सीमा के पार से भी हो रहा है। आके चरारे शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया गया? उन आतंकवादियों को यह पसंद नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, केसर की क्यारियों में सूफी मत फैले। वो नहीं चाहते कि भारत के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बनाए उसमें कुछ क्षेत्रों में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत में अस्थिरता आ जाएगी और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जाएगा। मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन हम हजम करेंगे, जो भी परिवर्तन आएंगे उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे, मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह रक्षा करेंगे। देश की कुछ नीतियां हैं जिन पर आम सहमति है। पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी, नेहरू जी के ज़माने से बनी है। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया तो मैंने कहा यह गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित जी आपकी नीति नहीं है, अगर आप न होते तो भी भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता था। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं, कोई उसको जेब में रख ले, हम उसके पीछे लगू हो जाए। अपनी आज़ादी के लड़े, दुनिया की आज़ादी के लिए लड़े, और अब हम किसी गुट में चले जाएं। गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा। मगर आज नए संकट खड़े हो रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है।
इस संक्रमण काल में दबाव पड़ने की आशंका है, दबाव, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले में दबाव भी। जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, हम इन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह आपको आश्वासन देना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का मुझे सहयोग मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भोजनोपरांत जब थोड़ी सी जठराग्नि शांत हो जाए, उसके बाद मैं आहुति डालूंगा। Mr. Prime Minister, I should inform that the total time available for BJP is 1 hour 56 minutes, and out of which 1 hour 17 minutes had already gone. And Prime Minister has to reply. I'm just informing. No, Prime Minister can take any time. He is the more of the motion. Sir, what about interruptions? They should not be here. Therefore, please do not invite this. अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। इस सदन में और देश के भीतर भी इस सवाल पर एक आम राय है कि समाज में परिगणित जाति के, परिगणित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ऐतिहासिक कारणों से समाज व्यवस्था के दोषों के परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हुआ, उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिले और इसलिए वो दौड़ में पिछड़ते गए, समाज के बाकी के वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। संविधान के निर्माताओं ने इस सवाल पर गौर किया था और परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जो शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रबंध किया था। आरक्षण के संबंध में जब भी फैसले हुए, सर्वसम्मति से फैसले हुए। इस सवाल पर एक आम राय रही है सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसले के बाद पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण पर यह निर्णय हुआ है कि जिन राज्यों में 50% से आरक्षण ज़्यादा चल रहा है पहले से, वहाँ तो चलता रहे, लेकिन अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान परिषद में इस बात का समर्थन किया था कि आरक्षण की सीमा 50% रहना चाहिए और 50% स्थान प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमी लेयर की भी चर्चा की और ये चाहा कि कोई कमेटी बने जो क्रीमी लेयर को नियुक्त करे
जो पिछड़ों हुआ में भी जो अधिक पिछड़े हुए हैं उनके पहले चिंता करें, उनका पहला ध्यान करें। बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीब के साथ अति गरीब की बात करते थे। पिछड़े वर्ग में जो साधन संपन्न है, जिनके पास जमीन है, जिनका गांव में प्रभाव है, वो तो अपनी उन्नति आप करने में समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उनके लिए कोई आरक्षण की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। अलग अलग कारण दिए गए हैं और उस निर्णय को निष्फल कर दिया जाए, इस बात का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सब दलों से परामर्श करके, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके एक निश्चित और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है। हम सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध हैं। जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, उनके साथ न्याय होना चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए। समाज में जो भेदभाव है वो दूर होना चाहिए। इसके लिए कानून की भी सहायता ली गई है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि विषमता दूर करते हुए सामाजिक कटुता पैदा न की जाए, जातीयता को न भड़काया जाए। आज जाति के सवाल पर देश बटा हुआ दिखाई देता है। ये जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यहाँ तक कि सेवाएं भी अब इससे अछूती बची है, ऐसा विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। ये स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो सांप्रदायिकता के अभिशाप से देश पहले से ग्रस्त है और ये एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी जो समाज के ढांचे को क्षति पहुंचाएगी। गांव-गांव में समस्या पैदा करेगी। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का निर्माण करके, उनका विकास करके और पंचायतों में सबको भागीदारी देकर और विशेषकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर हमने जो कदम उठाया है, उस कदम का अगर सुपरिणाम प्राप्त करना है तो उसके साथ इस संबंध में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि सदन इस सवाल पर गौर करेगा और इस संबंध में एक सर्वसम्मति नीति निर्धारित की जाएगी जो सामाजिक न्याय को पुष्ट करे मगर सामाजिक समरसता को भंग न होने दे। समरसता का अर्थ ये नहीं है कि कुरीतियों को सहन किया जाए। समरसता का अर्थ ये नहीं है कि जो दबे हुए, पिछड़े हुए, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। लेकिन समरसता का अर्थ ये जरूर है कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं और हमें मिलकर अपनी समस्याएं हल करनी है। एक दूसरे के प्रति करुणा, संवेदना का भाव रखना है। कोई सुधार अगर उसके मूल में करुणा नहीं है, कोई सुधार उसके मूल में अगर संवेदना नहीं है, तो कानून की दृष्टि से थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकता है मगर समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। जरूरत है कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। थैंक यू सर।